स्टूडेंट, वही क्लास 12th हिस्ट्री लेसन 4 स्टार्ट हो गया आज हमारा। पिछले वाली वीडियो में बताया था, मैंने कहा अब चौथा स्टार्ट कर देंगे। 3 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं और बोर्ड पे जितना भी बोर्ड पे लिखाया हुआ वो तो आपको कॉपी में एज ए नोट्स लिखना ही है, ठीक है। अब चौथे चैप्टर की हम बात करते हैं, मुगल आक्रमण प्रकार एवं प्रभाव। मुगल आक्रमण प्रकार, उनके आक्रमण के और मुगल आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। कुछ एक पॉइंट्स बनाए हैं। प्रथम अरब आक्रमण 632 ईस्वी के बाद शुरू हुआ। 632 ईस्वी में पहला अरब आक्रमण जो हजरत महमूद की 632 ईस्वी में मृत्यु हुई और उसके बाद में अरब आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। पहला अगर अरब आक्रमण की बात करें तो 636 ईस्वी दिख रहा है। 636 ईस्वी में मुंबई के थाना पर अरबों ने आक्रमण किया, लेकिन असफल आक्रमण रहा हो। अरबों ने यहाँ लिख सकते हैं पर असफल प्रयास किया था, यानी वो सफल नहीं हुए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं सिंध प्रांत। अरब जब भी अरबी कंट्रीज वाले या अरब आक्रांता घुसते थे तो सबसे पहले उनको सिंध में घुसना पड़ता था। तो उस समय सिंध प्रांत ने 75 वर्षों तक अरबों का सफल प्रतिरोध किया, यानी 75 वर्षों तक उन्होंने अरबों को अंदर घुसने ही नहीं दिया। कोई भी अरब आक्रमण आते हैं सबसे पहले वो सिंध प्रांत से भारत में घुसने की कोशिश करते थे, वहीं उनको प्रतिरोध करना पड़ता और वो वहीं से ही लौट जाते, ठीक है। अब बात करते हैं भारत पर अरब आक्रमण के कारण। क्या कारण है कि भारत पर जो है अरबियों ने या अरब आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया। कुछ न कुछ तो रीज़न होते ही हैं। भारत ने कभी, अभी हम एक बात करते हैं, भारत ने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया। यहाँ जैसे मान लो हमने गुप्त वंश पढ़ा, मौर्य वंश पढ़ा, हर्ष के बारे में पढ़ा, कुषाण वंश, शक वंश, बहुत सारे वंश के बारे में हमने अभी तक पढ़ते आए हैं वीडियो में। तो कोई भी भारतीय जो था उन्होंने बस ठीक है उनको जीता, छोड़ दिया, अब तुम्हारा राज करो। वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे यहाँ रही भारतीय संस्कृति में, जीवो और जीने दो, तुम भी जियो और हमें भी जीने दो। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसी वजह से हम पीछे रह गए। तो कभी हमारे यहाँ पे अरबी आ रहे हैं, कभी मुग़ल आ रहे हैं, उसके बाद में अंग्रेज़ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर अंग्रेज़ आ गए, पुर्तगाली भी आ गए, डच भी आ गए, फ्रांसीसी भी आ गए। तो मतलब एकजुटता का अभाव था, एकता नहीं थी, तो वो आते रहे और कहीं ना कहीं उन्होंने भारत को लूटता रहा, ठीक है। जो भी है इतिहास है ये, और इतिहास में हम पढ़ते ही हैं। तो यह था कुछ पॉइंट। अरब आक्रमण 632 हजरत महमूद के मृत्यु के बाद में शुरू हुआ। उससे पहले अरब भारत पर आक्रमण नहीं करते थे। पहला आक्रमण का प्रयास किया था मुंबई के थाना पर अरबों ने, लेकिन असफल प्रयास रहा। सिंध प्रांत ने 75 वर्ष तक अरबों का सफल प्रतिरोध किया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारत पर अरब आक्रमण के कारण। 1 नंबर का आता है ये, इनके पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये नोट कर लीजिएगा आप। भारत पर अरब आक्रमण के कारण, इस पॉइंट को ऊपर लिख दूँ, कंफ्यूज जाओगे नहीं तो। पॉइंट लिख दिया मैंने, अरब आक्रमण का कारण। देखो कारण नंबर 1, भारत की उन्नत आर्थिक स्थिति। फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार की भावना। पॉइंट नंबर 3, जो कि होती है सभी शासकों में, साम्राज्यवादी भावना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, 3 पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट, भारत का कई राज्यों में विभाजन होना, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, ये भी नोट कर लीजिए आप। भारतीय शासकों में
एकता एवं समन्वय का अभाव पाँच पॉइंट काफ़ी है। वैसे तो पॉइंट तो मैं तो 10 भी लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुगल आक्रमण, अरबियों ने भारत पर क्यों आक्रमण किए, क्या कारण रहे थे, 5 पॉइंट ही लिखे मैंने, क्योंकि छोटा ही प्रश्न आता है, 1 नंबर का प्रश्न भी आता है कि अरब आक्रमण सबसे पहले कब कहाँ हुआ। असफल प्रयास जो है 436 ईस्वी में जो है इन्होंने किया था हमारे यहाँ मुंबई के थाने पे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो हमें केवल पॉइंट लिखने हैं। 2 नंबर का आता है तो भी आप 2 नंबर के पॉइंट में 5 पॉइंट आप लिख लीजिए, इसको एक एक लाइन एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन मैं आपको कर ही रहा हूँ। भारत की उन्नत आर्थिक स्थिति, सबसे पहला भारत उन्नत था, समृद्ध था, धन धान्य से परिपूर्ण था, इसलिए तो कहा जाता है भाई भारत क्या था, सोने की चिड़िया था। अरब कंट्रीज वाले सोचते थे यार कि भारत में बहुत सारा पैसा है। पैसे का मतलब उसमें ये नहीं कि 100 का 500 का 1000 का नोट, उस समय सोना चांदी बहुमूल्य धातुएं, बहुत सारे यहाँ की महंगी महंगी रेशम के बारे में हमने बात करी। ऐसी बहुत सारी धातुओं से वो परिचित थे, वो जानते थे कि वहाँ पे अथाह है, अपार है, क्यों ना उनको लूटा जाए। तो पहला कारण यह था कि भारत की आर्थिक स्थिति उनको मजबूर करती थी कि वो कहीं आए और भारत पर आक्रमण करे, यानी वो भारत को लूटना चाहते थे, सीधी सीधी भाषा में लूटना चाहते थे, ठीक है। सेकेंड है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अरब कंट्रीज के जो निवासी, वहाँ के साम्राज्य, जो सैनिक वगैरह और शासक वगैरह, सभी ये चाहते कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो, इस्लाम धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहते थे। शायद उनका ये भी उद्देश्य रहा हो कि वो इस्लाम धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भी उन्होंने भारत में घुसने का प्रयास किया और यहाँ आकर उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। तीसरा है साम्राज्यवादी भावना। साम्राज्यवादी भावना होती है कि यानी साम्राज्य का विस्तार करना, यानी अरब कंट्रीज है, चलो उन्होंने सोचा कि यार हमारा साम्राज्य यहीं तक है, क्यों ना इसको बढ़ाया जाए। हमने अगर मान लो इसको यहाँ तक विजिट किया, फिर धीरे धीरे हमने यहाँ तक विजिट किया, फिर हमने तो हमारा साम्राज्य यहाँ तक हो गया। यानी साम्राज्य विस्तार की भावना तो सभी शासकों में होती है, हमने पहले भी पढ़ा, अशोक की भी थी, चंद्रगुप्त की भी थी, समुद्रगुप्त की भी थी। लेकिन भारतीय शासकों की साम्राज्य की भावना कहीं न कहीं जाकर एक रुक जाती थी, संतोषी थे वो। समुद्रगुप्त ने विजय अभियान चलाया, उसको लगा बस काफ़ी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी चलाया, काफ़ी है, ठीक है, कहीं अशोक मान ने भी चलाया, काफ़ी है। तो कहीं न कहीं जाके हर्ष भी था कि रुक जाती, ठीक है बस, यानी वो भारत को विजिट करना चाहते थे। ये नहीं कि भारत के बाहर वो श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बर्मा, इंडोनेशिया, अरब कंट्रीज में यूनान, रोम वगैरह वो नहीं गए थे। उसके बाद में भारत का कई राज्यों में, भारत उस समय कई खंडों में विभाजित था। जब अरब आक्रमण यहाँ पे हुए थे तो किसी राज्य में या भारत के किसी हिस्से में किस वंश का शासक, किसी हिस्से में किस वंश का शासक, पूरा भारत कई सारे 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा, हजारों से ज़्यादा राज्यों में विभाजित था। कई छोटा राज्य, कई बड़ा राज्य, कई पे सामंत का अधिकार, कई पे जागीरदारों का अधिकार, कई राजाओं का अधिकार, तो पूरा तरह खंडों में विभाजित था, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब कोई खंडों में विभाजित होता है, अगर एक परिवार भी होता है, परिवार में अगर 10 सदस्य है और 10 सदस्य अलग अलग दिशा में जाते हैं, तो उस परिवार पर अगर कोई भी हमला करे तो उस परिवार की हार ही होगी, ठीक है। और अगर 10 सदस्य एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही सोचते हैं, एकजुट रहते हैं, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उस परिवार पर हमला का मतलब ये नहीं हमला यानी अटैक कर दे, हमले का मतलब ये हुआ यानी उस परिवार के बारे में कुछ भी मतलब हम उसका पतन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में भारतीय शासकों में एकता समन्वय का हुआ। भारतीय शासक कभी एकजुट नहीं हुए। सबसे बड़ी हमारी कमजोरी भारतीयों की ये रही कि जैसे मान लो हम राजस्थान में रहते हैं, अब कोई भी XYZ कोई आक्रमणकारी आया, उसने सबसे पहले हरियाणा पे आक्रमण किया, राजस्थान वाले सोच रहे हैं अभी तो हरियाणा में, फिर वो पंजाब पे आक्रमण, उसने पंजाब को भी अपने अधीन कर लिया, तो भी राजस्थान वाले सोच रहे हैं कि अभी तो वहाँ है। राजस्थान पे आक्रमण कर दिया, राजस्थान को विजित कर लिया, गुजरात वाले सोच रहे हैं अभी तो वहाँ, यानी कभी भी ये राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा वगैरह कभी एकजुट नहीं हुए। अगर एकजुट हुए तो इतना विशाल भारत है और इतनी यहाँ का मतलब शासक जो है यहाँ की वीरता से सब परिचित है, यहाँ की बहादुरी से सब परिचित है। इतिहासकार कितने आए, उन्होंने यही कहा कि भारत के अगर आपके वहाँ के राज्यों के वहाँ के निवासियों को आपको जीतना है तो आप ताकत के बल पे नहीं जीत सकते, आप उनमें फूट डालिए और फूट डालो और राज करो, ताकत के बल पे नहीं, क्योंकि ताकत के बल पे जीतना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे यहाँ के निवासी, भारत के निवासी अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वो सिर कटवा देंगे लेकिन मातृभूमि का सिर कभी झुकने नहीं देंगे, ठीक है।
लेकिन गद्दारी उस समय गद्दारी है, उनको लोभ दिया जाता था, लालच दिया जाता था कि तुझे शासक बना देंगे, अगर तू हमारा साथ देगा तो तुझे शासक बना देंगे, ये साम्राज्य तेरे को दे देंगे। उस लालच में आकर भारतीय शासक जो है उन विदेशी आक्रांताओं का साथ देते थे और इस प्रकार से वो विदेशी शासक सफल हो जाते थे। समझने का भाव। एक और बात आई मन में, देखते हैं, अभी हम पिछली बार पढ़ रहे थे जब सिकंदर भारत में आया था, मकदूनिया का शासक, और पुरु जो पोरस था जिसने उसका प्रतिरोध किया था और बहुत ज़्यादा मतलब उसको आगे नहीं बढ़ना था। एक कुछ समय के लिए सिकंदर को लगा था कि मुझे यहाँ से लौट जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भारतीय कुछ गद्दार उस समय विराजमान थे, जो आम्भी, शशिगुप्त ऐसे थे, वो आमंत्रित कर रहे थे सिकंदर को बार बार पत्र व्यवहार के माध्यम से, संदेश वाहकों के माध्यम से, आओ भारत को लूटो, अथा है, यानी हमारे यहीं के मातृभूमि में पैदा हुए ये गद्दार ही कहीं न कहीं धोखा देते हैं और मातृभूमि को लूटने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ये था साहब भारत पर अरब आक्रमण के 5 कारण, ये आपको ऐसे कैसे कॉपी में नोट करने हैं, देख लीजिए आप एक बार, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर की बात करें तो अरब आक्रमण के बाद में हम अलग अलग राजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अरब आक्रमण पे सबसे पहले जो हम बात करेंगे, अब मैं बता देता हूँ क्योंकि सीधी थ्योरी है तो सीधी थ्योरी ही पढ़नी है हमें। सबसे पहले दाहिर सेन, इसको मिटा दूँ, दाहिर सेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये अरब आक्रमण के कारण 5 पॉइंट आपको नोट कर लेना ऐसे कैसे कॉपी में। दाहिर सेन जिसने अरबों का प्रतिरोध किया था प्रथम, उसके बारे में। 711 में सिंध के समुद्री डाकुओं द्वारा स्थानीय बंदरगाह देवल पर अरबी जहाज को लूट लिया गया। इस समय सिंध में दाहिर नामक ब्राह्मण राजा का शासन था। सिंध में उस समय शासक था ये दाहिर सेन, सिंध का ब्राह्मण शासक था ये। सिंध का ब्राह्मण शासक था दाहिर सेन। दाहिर के राज्य की सीमाएं उत्तर में कश्मीर और पूर्व में पथियारों के कन्नौज तक फैली हुई थी। पश्चिम में उसकी सीमाओं में मकरान या बलूचिस्तान का प्रदेश सम्मिलित था। दाहिर द्वारा अरबी जहाज लूटने की घटना का उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने को तत्कालिक कारण बनाकर इराक के गवर्नर हजाज ने खलीफा वलीद से अनुमति प्राप्त कर सिंध पर आक्रमण करने के लिए सेना भेज दी। यानी अरब कंट्रीज का जहाज लूट लिया गया समुद्री डाकुओं के द्वारा, उसका इल्ज़ाम लगा दिया गया दाहिर सेन पे। दाहिर सेन ने स्पष्टीकरण दे ही नहीं पाया क्योंकि उसको पता ही नहीं था किसने लूटा। तो उस समय जो इराक का शासक था जिसका नाम था गवर्नर था हजाज, इसने खलीफा, उस समय खलीफा चल रहा, खलीफा का ही वंश होता था और वो बाकी उनके गवर्नर ही होते थे जितने भी शासक थे, उससे लेकर उसने अनुमति प्राप्त कर सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। प्रारंभिक 2 अभियानों में हजाज के सेनापति अब्दुल्ला तथा बुदेल को असफलता का सामना करना पड़ा और दोनों मौत के घाट उतार दिए गए। इसके बाद हजाज ने अपने चचेरे भाई व दामाद 17 वर्षीय नवयुवक मोहम्मद बिन कासिम को भारत में भेजा। मोहम्मद बिन कासिम, ये नाम याद रखना, ठीक है। देवल पहुंचते ही उसने नगर का घेरा डालने की तैयारी की, परंतु बीच में पत्थर की सुदृढ़ दीवार से घिरा हुआ 120 फुट ऊंचा एक विशाल मंदिर आ गया। मंदिर का एक देशद्रोही पुरोहित अरबों से जा मिला। उसने सूचना दी कि जब तक ताबीज बंधा हुआ वह लाल झंडा मंदिर पर लहराता रहेगा तब तक नगर को जीता नहीं जा सकेगा। एक मंदिर था, मंदिर पे लाल झंडा जिसपे ताबीज बंधा हुआ है कि जब तक उस झंडे को हटाया नहीं जाएगा तब तक इस नगर को तुम जीत नहीं सकते। और ये यहाँ पर भी गद्दार कौन था? उस मंदिर का ही कोई पुजारी जो मोहम्मद बिन कासिम से के साथ जा मिला। शीघ्र ही मोहम्मद बिन कासिम ने मंजनीक द्वारा इस ध्वज को गिरा डाला। मंजनीक एक प्रकार का शस्त्र होता है जिसके माध्यम से उसको गिरा दिया गया। ध्वज गिरते ही नगर की रक्षा करने वाले सैनिक हतोत्साहित तथा अरब सेना उत्साहित हो गई। ये एक हम बात की एक मेंटिलिटी भी होती है, ठीक है, तो हाँ जब तक वो ध्वज है हम हारेंगे नहीं, तो एक जोश होता है, ठीक है। अब जब वो झंडा गिर गया तो सैनिक क्या, हमारा तो झंडा गिर गया अब तो हम हारेंगे। ये हमारी भारतीयों की कहने का एक मानसिक सोच होती है। कितनी बार हम किसी देवताओं का ताबीज़ बंधे हुए रहता है कि ये हमारे यहाँ पे ताबीज़ बंधा हुआ है, ये हमारे उस अमुक देवता का है, क्या होगा इससे पहले मेरे को बुरे सपने वगैरह आते थे अब नहीं आते। नहीं, ये हमारी एक मानसिकता हो जाती है। कितनी बार हम देखते हैं हम बीमार होते हैं
और हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आधी बीमारी हमारी डॉक्टर के पास जाते ही तैयार हो जाती है। ठीक है, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, हमें रिलीफ महसूस होता है, यार ठीक है डॉक्टर साहब ने हमारी बीमारी पकड़ ली, कुछ दवाएं लिखी, दवाएं हमने मेडिकल से खरीदी, पहली खुराक लेते हैं, हमें बहुत रिलीफ मिला। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है। जब कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है ना तो उस समय बीमारी नहीं, कुछ दूसरी चीज़ भी है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। इसी तरह अगर मान लो गलत बता दिया जाता है, हतोत्साहित कर दिया जाता है तो नहीं ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो व्यक्ति को न होते हुए भी उसे लगता है यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद कासिम ने नगर पर अधिकार करने के बाद 17 से अधिक अवस्था वाले तमाम लोगों को मार डाला, छोटे बालक व स्त्रियों को कैद कर लिया। मंदिर की लूट में काफ़ी सामान हाथ लगा, जिसका 5वां हिस्सा हजाज जो गवर्नर था इराक का उसके पास बेच दिया गया और शेष सेना में बांट दिया। इसके बाद उसने आगे बढ़कर निरून, सेवान और शीशम पर भी अपना अधिकार कर लिया। अंत में 20 जून 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में भारतीय और अरबी सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। 712 ईस्वी रावर का युद्ध, ये याद रखना। 712 ईस्वी रावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? भारतीयों एवं अरबियों के मध्य। इनके मध्य हुआ 712 ईस्वी में रावर का युद्ध, घमासान युद्ध हुआ। दाहिर शत्रुओं को काटता हुआ अपने साथियों सहित अरब सेना के मध्य भाग तक पहुंच गया। हाथी पर सवार दाहिर अपनी सेना के साथ डटकर युद्ध कर रहा था कि अनायासी एक तीर उसके शरीर में आ घुसा। हमेशा से भारतीयों की ये, जब भी हमने पढ़ा पुराना इतिहास, हर बार यही है, भारतीय जो है किस पे लड़ रहे हैं? हाथी पे लड़ रहे हैं। और वो किस पे लड़ रहे हैं? घोड़े पे लड़ रहे हैं। अब ऊपर कोई चीज़ है तो उस पर निशाना लगाना आसान होता है, क्योंकि घोड़े जो है अगर एक साथ राजा भी घोड़ों के साथ बीच में है तो निशाना लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि मान लो कोई दूसरे सवार के लग गए तो वो मर गया, राजा बच सकता है, लेकिन वो लड़ते हैं। पहला भी हमने देखा सिकंदर के साथ जो पोरस लड़ रहा था, पोरस भी हाथी पे विराजमान था, उसके भी तीर लगा, वो घायल हुआ और पकड़ा गया। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, वो एक तीर लग गया उसके, दाहिर से इनके मध्य तक पहुँच गया था। बहुत मतलब एक प्रकार से वीरता के साथ वो युद्ध कर रहा था, लेकिन एक तीर लगा, वह वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके बाद दाहिर की पत्नी रानीबाई ने किले की रक्षा का प्रयत्न किया, किंतु इसे असफल रहने पर उसने जोहर कर लिया और अपने सम्मान की रक्षा की। थोड़ा सा हम इंट्रो इसका ले लेते हैं ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओ। खलीफा सबसे बड़ा, अरब कंट्रीज़ का सबसे बड़ा पद होता था उस समय। ठीक है, खलीफा के अंडर में जो काम करते थे राजा, उनको गवर्नर कहा जाता था। और उस समय इराक का गवर्नर था, इराक का गवर्नर वो था हजाज। याद रखना, इसे स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। और हजाज ने भेजा था किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम इसको भारत पे आक्रमण करने के लिए भेजा। अब आपको आराम समझ में आ जाएगा। अरब की जितनी भी कंट्रियां हैं, ईरान है, इराक है, जितने भी राज्य हैं, उन पे एक सबसे बड़ा पद खलीफा का होता है, वो उसके अधीन में रह के काम करते हैं, खलीफा के पद के अधीन में। और खलीफा के जो उस बाकी जो शासक होते हैं वो गवर्नर होते हैं। जैसे हमने आया आपने राजनीति विज्ञान में पढ़ा हुआ ब्रिटिश साम्राज्य, उसके अधीन से पूरा सबसे बड़ा ब्रिटेन का सबसे बड़ा जो पद होता है वो ब्रिटिश साम्राज्य का होता है। उसके नाम से ही फिर बाकी ये प्रधानमंत्री वगैरह चलते हैं। तो गवर्नर उस समय इराक का गवर्नर था हजाज। ठीक है, और हजाज ने किसको भेजा था? अपने बहनोई 17 वर्ष का मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण के लिए भेजा। यहाँ आया उसने और दाहिर से इन पर आक्रमण किया। उसके बाद में कासिम ने, रावर की विजय के बाद कासिम ने ब्राह्मणवाद पर अधिकार कर लिया। यहाँ कासिम के हाथ दाहिर की दूसरी रानी लाडी और 2 पुत्रियां हाथ लगी, सूर्य देवी व परमल देवी। ब्राह्मणवाद के बाद कासिम ने सिंध की राजधानी आरोर मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। मुल्तान विजय भारत में अरबों की अंतिम विजय थी। यहाँ उनको इतना धन हाथ लगा कि मुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्वर्णनगर। ये देख लो एक बार, मिटा देता हूँ फिर इसको। यहाँ दिख रहा होगा आपको, मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगर कर दिया गया। यानी कौन से शहर का नाम बदलकर अरबों ने स्वर्ण नगर कर दिया? तो क्या ऑप्शन आएगा? मुल्तान। मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्ण नगर कर दिया गया। देख लो एक बार इसको।
ठीक है। उसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे हुआ। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार दाहिर की राजकुमारियों का रूप लावण्य, उनकी सुंदरता देखकर खलीफा ने उनसे प्रेम की याचना की। वे दोनों अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। यानी वो जो दाहिर मोहम्मद बिन कासिम था, उसने दाहिर की 2 पुत्रियां थी, उन दोनों पुत्रियां सूर्य देवी, परमल देवी को खलीफा के सामने प्रस्तुत कर दिया। खलीफा उनकी सुंदरता देखकर इतना खुश हुआ कि उसने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। ठीक है, लेकिन वो दोनों भी उससे मोहम्मद बिन कासिम से मृत्यु का बदला लेना चाहती थी, दोनों लड़कियां सूर्य देवी एवं परमल देवी। ठीक है, तो उन्होंने खलीफा के सामने कहा कि हम आपकी सैया पर यानी आपके बिस्तर पर पैर रखने योग्य नहीं है। यहाँ भेजने के पहले ही कासिम ने हमारा कौमार्य भंग कर दिया है, यानी कासिम ने हमारे साथ गलत कर दिया है। इतना सुनते ही खलीफा आग बबूला हो गया। उसने तत्काल आज्ञा पत्र लिखवाया कि इसे देखते ही मोहम्मद बिन कासिम को बेल के चमड़े में जीवित सिलाकर उसे हमारे पास भेज दो। हुक्म की उसी समय तालीम हुई। मार्ग में 30 दिन कासिम मर गया, यानी उसको बेल के चमड़े में उसको सिल दिया गया और उसके बाद में उसको बुलाया गया 3 दिन तक। अब जीवित आदमी बेल का चमड़े में उसको पूरा पे करके सिलना, 3 दिन बाद मरा, यानी कितने दिन बाद मरा, लेकिन ऐसा इतिहासकार मानते हैं 3 दिन बाद वो मर गया। उसी अवस्था में खलीफा के पास पहुंचाया गया। खलीफा ने उन दोनों राजकुमारियों को बुलवाया और उन्हीं के सामने बेल का चमड़ा खुलवाकर कासिम का शव उन्हें दिखलाया और कहा कि खुदा के खलीफा का अपमान करने वालों को मैं इस प्रकार का दंड देता हूँ। कासिम का मर्त शरीर देखते ही राजकुमारी के मुख पर अपना मनोरथ सफल होने की प्रसन्नता छा गई। प्रसन्न हो गई दोनों राजकुमारियाँ, उन्होंने अपने पिताजी की मौत का बदला ले लिया था। परंतु साथ ही मंद मुस्कुराहट और कटाक्ष के साथ उसने खलीफा को कहा कि ए खलीफा, कासिम ने हमारा सतीत्व नष्ट नहीं किया, उसने कभी आंख उठाकर भी हमें कुदृष्टि से नहीं देखा, परंतु उसने हमारे माता पिता भाई और हमारे देश बंधुओं को मारा था। इसलिए उनसे अपना अपमान का बदला लेने के लिए हमने मिथ्या दोष उस पर लगाया था। वीर बालिकाओं के वचन सुनते ही खलीफा सन्न हो गया और उसने उन दोनों बालिकाओं को जिंदा जलवा दिया। तो ये इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम का अंत हुआ। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के लौटने के बाद 715 ईस्वी में सिंध के हिंदू राजाओं का पुनर्जागरण हुआ। बालादूरी के अनुसार अल हिंद के राजाओं ने अपने साम्राज्य में वापसी की और हुल्ली शाह दाहिर का पुत्र जयसिंह ब्राह्मणवाद लौटकर मुखिया के पद पर आसीन हो गया। तारीख़ मासूमी में भी लिखा कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के कुछ समय बाद ही भारत के लोगों ने विद्रोह कर अरबी शासन को उखाड़ फेंका। जयसिंह ने अपनी स्वाधीनता के लिए सिंध के सूबेदार जुनैद के साथ संघर्ष किया और लड़ता हुआ मारा गया। तो ये मोहम्मद बिन कासिम की घटना थी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अरबों की सफलता के क्या कारण, क्यों अरब सफल रहे थे और उनका यहाँ पे जो है प्रभाव जमा, और उसके बाद में हम नेक्स्ट हमारे भारतीय जितने भी शासक थे जिन्होंने अरबों का प्रतिरोध किया और उनसे मुकाबला किया। ठीक है, इसको उतार लेना। ओके, धन्यवाद।